कंपनी अकाउंट्स का हमारा टॉपिक है A2 का, और हम शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स जो है का जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स के अंदर। आपके सामने रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर ए स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ IAS 16 सुटेबल फॉर इंक्लूजन इन द नोट्स टू द अकाउंट्स। तो ये शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बेसिकली नोट्स टू द अकाउंट्स के अंदर बनाया जाता है बैलेंस शीट बनाने के बाद। और IAS 16 बेसिकली हमें ये कहता है, जो हमने पढ़ने IASB, कि आपने एसेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेबिट अकाउंट इस तरीके से नहीं बनाने, बल्कि पूरा स्केड्यूल बनाकर दिखाना है स्टेटमेंट फॉर्म में। इट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द अकाउंट टी अकाउंट फॉर्म, इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द स्टेटमेंट फॉर्म विच इज ए पार्ट ऑफ IAS 16, और वो नोट्स टू द अकाउंट्स IAS 1 के तहत हमें बनाना पड़ता है। देखते हैं हम। बहुत ही आसान सवाल है ये, मैंने दोबारा इसलिए किया कि आई विल गो फॉर द रिकॉर्डिंग इजीली। सवाल बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अकाउंट से ही तो बनना है सारा, ही अकाउंट सारे बने हुए आपके सामने, तो अकाउंट के थ्रू हम इजीली जो है वो बना देंगे। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। प्रीमिसेस है, प्लांट एंड मशीनरी है, और मोटर व्हीकल है। तो मैं यहाँ पे जो है वो नाम लिख लेता हूँ जी। प्रीमिसेस है जी, प्लांट एंड मशीनरी है जी, और मोटर व्हीकल जी। आपको पता है सबसे पहले स्टार्टिंग डेट आती है आपकी। अगर हम गौर करें तो सवाल में उसने हमें डेट 31 मार्च 2020 का बताया है, और बनाने को किसका कहा है? 2020 का ही बनाने को कहा है। इसका मतलब हमारा साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2019 को। तो यहाँ पे जो आप लिखेंगे वो आपकी आ जाएगी कॉस्ट एट 1419। इसमें आपकी क्या आ जाएगी बेटा? एडिशन, ऑब्वियसली बात है। फिर क्या लिख देते हैं? डिस्पोजल, और आपके पास एंड पे आ जाएगी कॉस्ट एट 31 मार्च। डेप्रिसिएशन का बनाएंगे जी, डेप्रिसिएशन एट 1419। चार्ज फॉर द ईयर हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं बेटा। चार्ज फॉर द ईयर क्या होती है भला? हमारी इनकम स्टेटमेंट फिगर ही होती है भाई। डिस्पोजल जो है, जो एसेट बेचते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं इसमें से, और आखिर में आपका आ जाता है कॉस्ट एट 1/3/20। ठीक है जी। और आखिर में मैंने आपको बताया था आपको कि हम नेट बुक वैल्यू भी रिकॉर्ड करनी होती है। आपने नेट बुक वैल्यू एट 1419, और साथ में आ जाती है आपकी नेट बुक वैल्यू एट 1320। ये मैंने फॉर्मेट उसका बेसिकली डेवलप किया। अब देखते हैं हम प्रीमिसेस जो हमें कितने की दी हुई है। तो वो वहां पे डिप्रिसिएशन नहीं आना था, आपने कॉस्ट लिख दिया। देखता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हम डाटा को जो है ना आराम से, अमाउंट्स को जो है ना पिकअप कर सकें, क्योंकि हमारा दूसरा अकाउंट नहीं आ रहा। या फिर पहले प्रीमिसेस का बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बाकी बना लेंगे। तो प्रीमिसेस की कॉस्ट हमें दी हुई है जी 900, और डेप्रिसिएशन उस पर हुई है 18 की, और पहले से डेप्रिसिएशन दी हुई है 72। ये दोनों अकाउंट सामने सामने बने हुए हैं। मैं लिख लेता हूँ। प्रीमिसेस आपकी आ जाएगी जी 900, कोई एडिशन नहीं है, कॉस्ट एट द एंड भी कोई डिस्पोजल नहीं है, 900 आ जाएगी। डेप्रिसिएशन जो दी हुई उसकी एट द स्टार्ट वो 72 है। चार्ज फॉर द ईयर जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 है, दिया हुआ क्वेश्चन में। टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी आ जाएगी 90, और 900 में से 90 माइनस कर देंगे, लेकिन 900 में से पहले 72 माइनस करेंगे तो कितना आता है बताएं? और 900 में से 90 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 810, और 72 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? बताइएगा जरा। फिर 828 828। ठीक होगी जी बात। ये मैंने बना दिया प्रीमिसेस का। सर इतना सा आसान? जी इतना ही आसान है ये, क्योंकि इसमें सिंपल उसने, लेकिन आप बात इसमें ये नहीं, आसान तो है, लेकिन उसने क्वेश्चन दिया डिफरेंट तरीके से हुआ था, यानी अकाउंट बना के दिए हुए ना, ऐसा पहले कभी नहीं आया। तो इसका मतलब है कि पेपर 3 में यू मे फाइंड different type of format given in the question, but question will be of the same type. Don't consider that the question will be very difficult and it will create lot of problems for you. Be positive. Inshallah Taala, you'll be able to handle the questions easily.
नीचे आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी, इधर हम जो है वो बना लेते हैं अपनी लाइंस को भी, ताकि हमें हो जाए कि हमने इसको डेवलप कर लिया। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट आपका आता है जी, आपने बनाना है जी प्लांट एंड मशीनरी। देखते हैं जी, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितनी दी हुई है ब्रॉड डाउन, यानी कि 1 अप्रैल को 405, तो मैं लिख लेता हूँ। और एडिशन कितनी है जी, है एडिशन है, ये बैंक लिखा हुआ है 117, एडिशन ही तो है जो बैंक लिखा हुआ है। 405 ब्रॉड डाउन है, 117 जो है वो एडिशन है, मैं लिख लूंगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बच्चे जो है वो परेशान हो गए सवाल देख के, पता नहीं क्या सवाल में आ गया, हालांकि क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही सिंपल था। 117। अब डिस्पोजल देख लेते हैं, शायद प्लांट मशीनरी डिस्पोजल भी हो। डिस्पोजल के लिए डिस्पोजल के अकाउंट में जाना पड़ेगा, तो डिस्पोजल का अकाउंट तो बना हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का, या प्लांट एंड मशीनरी, और यही दोनों रह गए हैं ना, उन दोनों को हम जो है वो देख लेते हैं। आपके सामने सारे अकाउंट्स मौजूद हैं। डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में अगर आप देखें तो डिस्पोजल की कॉस्ट वो कितनी है, 92। तो आपको पता है एसेट अकाउंट में से कॉस्ट माइनस करते हैं, तो अभी ये हम जो बना रहे हैं दैट इज एसेट अकाउंट बेसिकली, एसेट अकाउंट इन स्टेटमेंट फॉर्म। डिस्पोजल हम यहाँ माइनस कर देंगे, दैट इज ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम 92। ठीक है जी। जी बताएं क्या आता है इसका आंसर, 405 प्लस 117 माइनस 430। 430 आपका आ जाएगा जी। अब बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एट द स्टार्ट देखते हैं जी किसकी भला, प्लांट एंड मशीनरी की, ये लिखी हुई है 184। चार्ज फॉर द ईयर कितना है, इनकम स्टेटमेंट फिगर वो कितनी है, 107। 184 जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन। चार्ज फॉर द ईयर जो है उसकी जगह पे हम लिख लेंगे अमाउंट, पहले ही पता है हमें, कैलकुलेट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, 117। तो बड़ा ही आसान सवाल है, 117 ही है ना, 184 107 सॉरी। उसमें से डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे आप। तो देखते हैं डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी की, बिल्कुल है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना लिखा हुआ है, 46। ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 46 डिस्पोजल की यहाँ से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। जी बताएं जी कितना आता है जी, 184 प्लस 107 माइनस 46 245। 245। अब हमने बुक वैल्यू निकालनी है। बुक वैल्यू साल के स्टार्ट की कैसे निकालेंगे, 405 माइनस 184, तो कितना आता है जी, 221। माइनस 184 221। फिर दोबारा 430 माइनस 245 एंडिंग की, 430 माइनस 245 185। 185 आ गया। अब बात करते हैं किसकी, मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल देखते हैं, मोटर व्हीकल की कॉस्ट हमें दी हुई है ब्रॉड डाउन 198, एडिशन भी है उसके अंदर कितनी, 76 की। व्हीकल की कॉस्ट लिख लेते हैं जी 198, एडिशन हमारी है जी उसमें 76 की, और डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस कर देंगे। बेटा वो 44 की दी हुई है, मैंने देख ली थी लेकिन मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी दी हुई, 44। और बेटा बेसिकली एसेट अकाउंट हम स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बस, और क्या। प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट को भी स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं बस, कोई इतने मसले वाली बात इसमें नहीं है। अब बात कर लेते हैं आगे हम, ये 46 जो मैंने यहां से उठाई है, ये मुझे यहां से उठाने की जरूरत नहीं थी, मैं यहां से उठा सकता हूँ। मैं इस अकाउंट को ही बना रहा हूं स्टेटमेंट फॉर्म में, डिस्पोजल की एसेट कोई जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, तो अब ब्रॉडन कितना है प्रोविजन फॉर डेप्शन अकाउंट का, 103, मैं लिखता हूं यहाँ पे 103। चार्ज फॉर द ईयर अकाउंट से उठाऊंगा मैं, इनकम स्टेटमेंट फिगर 46, 35 डिस्पोजल है, 6 आ गया, 35 डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। ऐसी बात है मुझे इसके आंसर की भी देखने की जरूरत नहीं है, आंसर भी मैं वहां से देख सकता हूं, इसका आंसर पर्टिकुलरली कैसे, क्योंकि वो तो दिया हुआ है 114, वो भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे 114, सिर्फ बुक वैल्यू के लिए मुझे चाहिए। इसी तरह जो कॉस्ट का था वो भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, जो एंड का 230 उसका आंसर है, वो भी मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, वो भी दिया हुआ है। अब 198 माइनस 103 कितना आता है जी, बुक वैल्यू एट द स्टार्ट आ जाएगा
सर 95. 95 और फिर 230 minus 114. 116. This is how we have prepared the schedule of non-current assets along with the net present value at the start and at the end. देख लें इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन. इट्स रादर वेरी इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत आसान था. हमने इसके मार्क्स कितने हासिल कर लिए अगर आप देखें तो वी गॉट द 9 मार्क्स. इसको मसला है तो पूछ सकते हैं हसन, बताएं कोई प्रॉब्लम है तो बताएं. अच्छा नहीं सर, ओके. अच्छा जी, अब डी पार्ट में कहता है आइडेंटिफाई द टोटल फिगर्स फ्रॉम द समराइज्ड लेजर अकाउंट्स व्हिच वुड अपीयर इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेट द सेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन व्हिच फिगर वुड बी रिकॉर्डेड. ये मैं आपको बता तो रहा हूं, लेकिन जारी बात है आपने भी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पढ़ी नहीं है. लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लेंगे तो फिर इस क्वेश्चन को आप ऑटोमेटिकली खुद भी सॉल्व कर सकते हैं. यानी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, सिर्फ बताना है. तो बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ताल्लुक कैश से है और उसमें सिर्फ बैंक फिगर्स हम देखेंगे कि जो आती हैं. तो एक तो देखें बैंक फिगर प्रीमिसेस में तो दी नहीं हुई. प्रीमिसेस में जो इनकम स्टेटमेंट फिगर है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगी. इनकम स्टेटमेंट की फिगर्स जहां जहां लिखी हुई है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगी. सारे अकाउंट्स में जहां जहां इनकम स्टेटमेंट की फिगर ली हुई है, लिखी हुई है, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखी जाएंगी. वो कितनी फिगर्स है अगर मैं देखूं, एक 18 की है इनकम स्टेटमेंट, एक 107 है, एक 46 है, एक जो प्रॉफिट हो रहा है डिस्पोजल पे 10 और एक है आपकी जो लॉस हो रहा है 29 का. तो 1 2 3 4 5 फिगर्स हैं जो कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती हैं. बाकी जो बैंक की फिगर लिखी हुई है वो सब जाएंगी आपकी किसमें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. और वो कौन सी हैं, जो हमने खरीदे हैं एसेट. एक 117 का खरीदा प्लांट एंड मशीनरी, एक मोटर व्हीकल परचेज किया 76 का. बस ये फिगर्स आनी है. 10 नंबर दिए हैं उसने सिर्फ ये बताने के, विच इज वेरी वेरी इजी टू डिस्कस. तो ये बहुत आसान था, इसको आपने टेकअप करके रिकॉर्ड कर देना था. तो यहीं तक हम क्वेश्चन अभी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी आपने डिटेल में पढ़ा नहीं, तो डिटेल में फिर इंशाल्लाह ताला हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे जब हम पढ़ लेंगे. वैसे मैंने बता दिया तीनों इनकम स्टेटमेंट की फिगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगी और बैंक फिगर जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर. जब वो कहता है एक्सप्लेन हाउ योर आंसर टू ए वुड बी डिफरेंट इफ द प्रीमिस हैड बीन रीवैल्यूड अपवर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर. साल के एंड में अगर प्रीमिस रीवैल्यू होगी तो आपको रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. और अगर प्रीमिस साल के स्टार्ट में रिकॉर्ड हो रही तो आपको रिवैल्यू करने के बाद डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्रीमिस पे. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपको, सवाल में जाके देखिए. कहता है प्रीमिस 900 से बढ़ गई है साल के शुरू में. अगर 900 से फर्ज करने 100 बढ़ गई है तो फिर आपको 1000 पर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी अगर साल के स्टार्ट में हो रहा है. अगर साल के एंड में हो रहा है तो सिर्फ आप 1000 लिखेंगे बस कि आपकी 100 से वैल्यू बढ़ गई है. डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो साल के एंड में बढ़ रही है. साल के स्टार्ट में बढ़ेगी तो आपको पूरा साल आपके एसेट की वैल्यू बढ़ी हुई थी तो आपको डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. State 2 items other than initial purchase price which can be included in the total cost of non-current assets when following IAS 16. बहुत सिंपल है बेटा. इनिशियल परचेज प्राइस के अलावा क्या होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी, कैरेज कॉस्ट भी, एनीथिंग which is incurred to put the asset into working condition till the asset is put into working condition, वो सब एसेट की कॉस्ट में शामिल की जाएगी, including initial cost, including carriage cost, right, including installation cost. These all will be treated as part of production, as part of total cost of the non-current asset. So this is the end of the question and thank you very much for this favor. आप लोग सारे आए और अच्छा लगा. इंशाल्लाह ताला कल भी हम इससे आगे का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे. डेप्रिसिएशन का थोड़ा सा और मुश्किल होगा. और आखिर में एरर्स वाला सवाल जो कि मैंने अभी आपको भेजना है, हसन आपको भी और कामिल आपको भी, वो आप पढ़ के परसों वो हम करेंगे एंड दिस विल बी द end of the chapter of company accounts. Then inshallah ta'ala we will start accounting ratios next week. Thank you very much. Any question you want to ask, please? Okay.